अब मान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ये Z1 है, ये Z2 है, और इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को कनेक्ट करता हुआ हमने एक लाइन बना दिया है। अब ये लाइन क्या होगा, अगर आप Z1 को O से कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ से हमने कनेक्ट किया और इस वेक्टर का नाम OP दे देते हैं, यानी कि हम लोग मान रहे हैं कि ये पॉइंट जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंटेशन Z1 है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट मान लेते हैं कि Q है, तो ये वेक्टर OQ यहाँ से यहाँ हो जाएगा, ये हो गया ना ऐसे, तो ये हो गया वेक्टर OQ, ये हो गया वेक्टर OP। और हम लोग वेक्टर डायग्राम से लिख सकते हैं कि दिस OQ दिस इज इक्वल टू OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर। तो ये वेक्टर OQ जो यहाँ से हुआ, दिस इज इक्वल टू दिस OP प्लस दिस PQ वेक्टर। हमें फाइंड करना है PQ वेक्टर, दिस PQ वेक्टर दिस विल बी इक्वल टू OQ वेक्टर। OQ वेक्टर क्या है, Z2 माइनस OP वेक्टर। OP वेक्टर क्या है, Z1, यानी कि PQ को हम लोग लिख सकते हैं Z2 माइनस Z1। अब ये बच्चे पहले से भी जानते ही होंगे कि सर अगर ये PQ है, Z1 से स्टार्ट हो रहा है, Z2 पे टर्मिनेट हो रहा है, तो इस वेक्टर को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में सीधे Z2 माइनस Z1 लिख सकते हैं। तो इस वेक्टर PQ को कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, PQ वेक्टर इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1। अगर इस वेक्टर PQ का हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, यानी कि दिस डिस्टेंस Z2 और Z1 के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो वो क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 माइनस Z1। क्योंकि देखिए Z2 माइनस Z1 भी क्या है, वो भी है तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही ना। तो लेंथ ऑफ दिस वेक्टर PQ दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 माइनस Z1। इसको अगर आप x और y कोऑर्डिनेट में लिखें तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये जो वेक्टर PQ वेक्टर बना, इसका अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ तो भाई ये x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है या इसका आर्गुमेंट क्या है, तो आप क्या करिएगा, इसको थोड़ा सा पीछे ले जाइए, यहाँ पर देखिए कि ये एंगल कितना है। ये एंगल जो भी हो, मान लीजिए कि इसको हम लोग थोड़ा सा पीछे ले गए, यहाँ ये एंगल बना थीटा, तो इस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1। अब इसमें ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये थीटा जो है वो बस एक आर्गुमेंट है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट है कि नहीं है वो डिपेंड करता है कि थीटा की वैल्यू माइनस पाई और पाई के बीच में लाई करती है कि नहीं। तो अगर ऐसे डायग्राम में दिख रहा है तब तो आपको देखने से लग रहा है कि ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, क्योंकि ये पाई से बड़ा तो है नहीं। यहाँ से आप एक और कॉन्सेप्ट देख सकते हैं कि जिस तरह हम लोग वेक्टर्स में देखते हैं कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, मान लीजिए कि एक वेक्टर V1 है, दूसरा वेक्टर V2 है और उसका डायरेक्शन सेम है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं ना कि दिस V1 वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स V2 वेक्टर, वेयर लैम्डा इज एनी स्केलर नंबर। तो कोई एक वेक्टर अगर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं। और अगर ये स्केलर मल्टीपल पॉजिटिव है तो हम लोग कहते हैं कि दोनों वेक्टर पैरेलल है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये PQ वेक्टर है, एक और वेक्टर बना दे, यहाँ पे मान लीजिए कि दूसरा वेक्टर ऐसा कुछ रहता, ठीक है, ये है RS वेक्टर और दोनों सेम डायरेक्शन में है। देखिए सेम डायरेक्शन में है और ये पैरेलल है, ये इधर की तरफ है, ये इधर की तरफ है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये जो RS वेक्टर है, अब ये RS में मान लीजिए कि यहाँ पर है Z3 है, यहाँ Z4 है, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि Z4 माइनस Z3 दिस इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स Z2 माइनस Z1, वेयर लैम्डा इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर। तो जिस तरह वेक्टर में होता है कि अगर दो वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम हो तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि एक वेक्टर जो है वो दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल है, उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर में भी चलता है। अब इसमें ध्यान ये भी रखना है कि अगर ये वाला वेक्टर इस डायरेक्शन में है, दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में है, एंटी पैरेलल है, तो उस केस में भी ये रिलेशन ट्रू होगा, लेकिन ये जो लैम्डा है वो एक नेगेटिव रियल नंबर होगा। तो अगर दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं तब क्या हो जाएगा, Z4 माइनस Z3 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स Z2 माइनस Z1। एंटी पैरेलल के केस में ये लैम्डा एक नेगेटिव रियल नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, ऐसा जैसे कि इसका डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ है, इसका भी ऊपर की तरफ है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, Z4 माइनस Z3 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स Z2 माइनस Z1। दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उस केस में लैम्डा एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा। अब हम लोग देखेंगे कि अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, मान लीजिए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, यहाँ एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के सम Z1 प्लस Z2 को हम लोग ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। और अब तक हम लोगों ने देखा है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग बिल्कुल वेक्टर की तरह आंख मूंद करके ट्रीट कर सकते हैं,
टू डायमेंशनल वेक्टर की तरह। तो जिस तरह हम लोग टू डायमेंशनल वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को भी ऐड कर देते हैं। वेक्टर रूल ऑफ एडिशन में आपने देखा होगा ना, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, कि अगर दो वेक्टर है ऐसे इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों वेक्टर से जो पैरेललोग्राम बना रहा है, तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल हो जाएगा वो हो जाएगा सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो एग्जैक्टली वही चीज यहां भी लग जाता है। आप ये देखिए कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 और Z2। ये जो है वेक्टर है, इस वेक्टर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ये Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर। और हम लोग ये भी जानते हैं कि किसी भी वेक्टर को, जैसे इस वेक्टर को हम लोग इसके पैरेलल, खुद के पैरेलल तो डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो इसके पैरेलल इसको डिस्प्लेस किया, ऐसे डिस्प्लेस किया कि इस Z2 वाले वेक्टर का टेल जो है वो इसकी हेड पर आ जाए, Z1 की हेड पर यहाँ पे डिस्प्लेस करके लाए, और उसके बाद फिर इसको ऐसे सेम डायरेक्शन में इस Z2 को यहाँ ड्रॉ कर दिया। तो ये हो जाएगा Z2 वेक्टर। तो अब जो सम होगा वो कहाँ से कहाँ हो जाएगा? यहाँ से ऐसे हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा सम, इसको क्या कह देंगे? Z1 प्लस Z2 वेक्टर। और ये जो पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा? Z1 प्लस Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। इस Z2 को हमने इसके पैरेलल डिस्प्लेस किया, तो मान लीजिए कि यहाँ तक आया, और जो Z1 प्लस Z2 है वो यहाँ से ऐसे आ गया। तो ये है Z1 वेक्टर, ये हो गया Z2 वेक्टर, ये पॉइंट हो गया Z1 प्लस Z2, और ये उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये Z1 वेक्टर, ये Z2 वेक्टर, इन दोनों का सम Z1 प्लस Z2 वेक्टर, जो इस ब्लू लाइन से डिनोटेड है। अब इस Z1 प्लस Z2 वेक्टर का मॉडुलस क्या होगा? ये इसके लेंथ के बराबर होगा। लेंथ भी कुछ कर दें, यहाँ पे कर देते हैं O, इसको कर देते हैं P, इसको कर देते हैं Q। तो ये OPQ एक ट्रायंगल बन गया। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का कोई भी एक साइड जो है वो सम ऑफ अदर टू साइड से छोटा होगा। तो ये जो OQ है, दिस OQ विल ऑल्सो बी लेस देन किससे कम होगा? OP प्लस PQ, इससे छोटा ही होगा ना, होना ही है। ये O है, ये Q है। तो ये जो OQ लेंथ है, अब ये OQ लेंथ किसके बराबर होगा? ये Z1 प्लस Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके मॉडुलस के बराबर होगा। तो हम लोग सीधे सीधे ट्रायंगल इनइक्वालिटी से लिख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 दिस विल बी लेस देन मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2। कुछ केसेज होते हैं जिनमें इक्वालिटी भी हो जाती है, तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं, और ये बहुत ही फेमस इनइक्वालिटी है। अब सोचने वाली बात ये है कि इसमें स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी ये कब होता है और इक्वालिटी कब होता है? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी तो होगा अगर ये तीन नंबर ओरिजिन, Z1 और Z2 ट्रायंगल बन जाए, क्योंकि जैसे ही ट्रायंगल बना तो क्या हो जाएगा? ये थर्ड साइड हो गया। और हम लोग जानते हैं कि थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल जो है वो हमेशा छोटा होता है, उसमें इक्वालिटी भी नहीं चलती है, स्ट्रिक्टली लेस देन होता है। थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ये जो होता है ना OQ, दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन OP प्लस PQ। एक ट्रायंगल लेंगे, कैसा भी ट्रायंगल ले, आइसोसेलेस, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, कैसा भी आप ट्रायंगल ले लीजिए, उसका कोई भी थर्ड साइड आप उठाइए, वो सम ऑफ अदर टू साइड से छोटा होगा, स्ट्रिक्टली छोटा होगा। तो अगर ये तीन पॉइंट्स ओरिजिन, P और Q, OPQ, ये तीन पॉइंट्स अगर मिलकर के ट्रायंगल बना रहे हैं, तब तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी हो जाएगी। अगर ट्रायंगल नहीं बना रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? अगर ट्रायंगल नहीं बना रहे हैं, इसका मतलब OPQ यानी कि ओरिजिन, P और Q, ये तीनों कोलिनियर होंगे। कोलिनियर मतलब एक लाइन में लाई करते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन ये है कि अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर हैं, ओरिजिन, P और Q, यानी कि Q मान लीजिए कहीं यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो क्या उस केस में ये जो इक्वेशन है उसमें इक्वालिटी आ जाएगी? क्या ये हमेशा ज़रूरी है? नहीं, हमेशा ज़रूरी नहीं है। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। बच्चे क्या सोचते हैं कि अच्छा भाई OPQ अगर ट्रायंगल बन गया तब तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होगी। ये तो बिल्कुल सही है, ट्रायंगल बना स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होना ही है। और अगर ट्रायंगल नहीं बना, यानी कि O ओरिजिन, P और Q, ये तीनों अगर कोलिनियर हैं तो इक्वालिटी हो जाएगी। ये नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं होगा। मान लीजिए कि दो पॉइंट्स है 5 और एक पॉइंट है -4, ठीक है। अब ये ओरिजिन से तो कोलिनियर है, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है ना। -4 यहाँ कहीं होगा, ओरिजिन यहाँ हुआ, 5 यहाँ हो गया। तो देखिए तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, -4, ओरिजिन और 5। तो क्या इस केस में
इक्वालिटी होगी। आप मॉड Z1 प्लस Z2 करिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4 1, इसका मॉडुलस हो गया 1। अब इधर के मॉड Z1 क्या है 5, मॉड Z2 क्या है 4, तो क्या ये 5 प्लस 4 9 के बराबर है, नहीं है ना। तो देखिए अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो भी तो भी ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर इक्वालिटी हो जाए। तो इक्वालिटी तभी होती है जब कोलिनियर हो और Z1 और Z2 आर ऑन द सेम साइड। सेम साइड इसको हम लोग ज्योमेट्रिकली लिख रहे हैं, या इसी चीज़ को कहने का दूसरा तरीका ये होता है कि Z2 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स Z1 वेयर लैम्डा इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। R प्लस जो मैंने लिखा है ना, इसका मतलब हो गया पॉजिटिव रियल नंबर। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लीजिए। अब बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो रहे हो कि ये सर क्या बहुत गिजबिजा गया, बुक्स में तो बहुत सिंपल सा देता है कि हाँ भाई ट्रायंगल इनइक्वालिटी होता है, ये मान लो, लेकिन किस केस में इनइक्वालिटी होगी, किस केस में इक्वालिटी होगी, जरूर समझना चाहिए। सबसे पहले तो ये देखिए कि अगर OPQ एक ट्रायंगल बन गया, सबसे सिंपल केस है, तो भाई यहाँ पर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होगी, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि ये दोनों साइड इक्वल हो जाए, ठीक है। अगर ट्रायंगल है तब तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होगी, क्योंकि कोई भी थर्ड साइड हो वो सम ऑफ अदर टू साइड से छोटा होता है। अब आती है बात कि इक्वालिटी कब होगी। ट्रायंगल वाले केस में तो इक्वालिटी हो ही नहीं सकती है, तो बचा कौन सा केस कि कोलिनियर हो जाए। तो सिर्फ कोलिनियर होने से काम नहीं चलता है, कोलिनियर के साथ साथ ये भी होना चाहिए कि कोई भी जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है वो दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉजिटिव मल्टीपल है, और ये लैम्डा क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। यानी कि अगर एक नंबर है मान लीजिए कि 5 प्लस 5i और दूसरा है 1 प्लस i, तो देखिए ये इसका 5 टाइम्स है, तो इस केस में यहाँ पर स्ट्रिक्ट इक्वालिटी आ जाएगी। लेकिन अगर एक नंबर है 5 प्लस 5i और दूसरा नंबर है यहाँ पे क्या कर दे भाई -1 माइनस i, अगर ऐसा है तब नहीं होगा। इक्वालिटी तभी होगी जब ये Z1 और Z2 ऐसे रिलेटेड हैं कि Z2 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स Z1 वेयर लैम्डा इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर 0 हो गया लैम्डा तब तो भाई ये तो ट्रिवियली ट्रू है ना, उस केस में क्या हो जाएगा, Z2 मान लीजिए कि 0 हो गया, Z1 कुछ है तो यहाँ भी 0 हो गया, तो Z1 इज इक्वल टू Z1 मॉडुलस तो इक्वल हो ही जाएगा। तो अगर लैम्डा की वैल्यू 0 है तब तो वो ट्रिवियली ट्रू है। अब ये बहुत ही फाइन पॉइंट है और इसी पर बेस्ड 2-3 बार मैंने देखा है जेईई मेंस में अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं। मैं आगे जब सॉल्व एग्जाम्पल्स करूंगा उसमें भी आपको बताऊंगा। कहीं आपको दे देगा कि Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं सच दैट Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, और फिर आपको कुछ Z1 Z2 में रिलेशन फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले ये देखना होगा कि अगर ये इक्वालिटी हो रही है यहाँ पर, इस रिलेशन का नाम ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहते हैं क्योंकि ये ट्रायंगल से आता है और इस रिलेशन में लेस देन और इक्वल टू होता है, तो इनइक्वालिटी तो हो ही गया। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इस रिलेशन में इक्वालिटी कब होगा, इक्वालिटी तभी होगा जब Z2 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स Z1 हो वेयर लैम्डा इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। तो बच्चों अभी तो हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 प्लस Z2 के मॉडुलस पे अपर बाउंड फाइंड कर लिया, ठीक है, कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो मॉडुलस होगा वो इन दोनों के सम से लेस देन और इक्वल टू होगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो मॉडुलस है क्या इसका कोई लोअर बाउंड होगा, कि ये जो मॉडुलस Z1 प्लस Z2 है वो किसी नंबर से बड़ा हो ही, मतलब ये जो मॉडुलस है दिस हैज़ टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सम नंबर। अब उस इनइक्वालिटी को भी मैं डिराइव करता हूँ, पहले उसको यूजिंग एल्जेब्राइक मेथड डिराइव कर देता हूँ। आप ये जानते हैं कि मॉडुलस Z1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं मॉडुलस Z1 प्लस Z2 माइनस Z2, ऐसे लिख सकते हैं ना, बहुत सिंपल है। और इस टेक्निक को ध्यान में रखिएगा, मॉडुलस वाले इनइक्वालिटीज़ के जो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये चलती है कि आपको एक Z1 का मॉडुलस दे रखा है, अब आप क्या करते हैं मॉडुलस के अंदर प्लस माइनस कर देते हैं, और अब क्या करते हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन दोनों पे ये वाली इनइक्वालिटी लगाते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख दें Z1 प्लस Z2, ये तो रहेगा ही, प्लस कर देते हैं माइनस Z2, ये सेम चीज़ है। अब आप देखिए कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 प्लस Z2, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, माइनस Z2 ये अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर पे अगर हम लोग ये वाली ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाएंगे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दिस इज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस Z1 प्लस Z2
प्लस मॉडुलस Z2, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। मॉडुलस Z2 को हम लोग LHS में ले जाएं तो देखिए ये क्या हो जाएगा, सीधे यहाँ से ये कर सकते हैं मॉडुलस Z1 माइनस मॉडुलस Z2, दिस इज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस Z1 प्लस Z2। ये प्रूव हो गया है। अब ये जो हमने प्रूव किया है उसको मॉडुलस Z1 से स्टार्ट करके प्रूव किया है। अगर आप चाहें तो सेम चीज़ को मॉडुलस Z2 से भी स्टार्ट करके प्रूव कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता है। उस केस में क्या हो जाएगा, सब कुछ यही रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा मॉडुलस Z2 माइनस मॉडुलस ऑफ Z1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस है वो इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है उसका जो भी डिफरेंस आए उससे तो बड़ा होना ही है। अब इसमें आप Z1 माइनस Z2 भी लिख सकते हैं, चाहे तो मॉड Z2 माइनस मॉड Z1 भी लिख सकते हैं। यानी कि ये जो पूरा नंबर आ रहा है इसका भी अगर आप मॉडुलस ले लीजिए वो भी इससे छोटा होगा ही ना, ये भी कह सकते हैं। क्योंकि देखिए अभी क्या किया मैंने, Z1 से स्टार्ट किया तो यहाँ तक पहुँचे। मान लीजिए कि दोनों में से मॉड Z1 बड़ा था तो ऑब्वियसली ये वाला नंबर ज़्यादा बड़ा होगा, तो आप मॉडुलस लीजिए या नहीं लीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए कि अगर मॉडुलस Z2 बड़ा होता तो हम लोग क्या करते हैं, मॉडुलस Z2 से स्टार्ट करते हैं सारा कैलकुलेशन और हम लोग यहाँ पे आते हैं मॉडुलस Z2 माइनस मॉडुलस Z1 आप पे आ जाते हैं। तो उस केस में भी क्या होता, ये वाला नंबर बड़ा होता। तो इसका मतलब कोई भी केस हो, ये बड़ा हो या ये बड़ा हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए हमने मॉडुलस डाल दिया है। मॉडुलस डालने से ये हुआ कि ये नंबर अगर नेगेटिव भी है तो उसका भी मॉडुलस ले लो। मॉडुलस लेने के बाद भी जो आएगा वो मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 से छोटा होगा। अब ये इनइक्वालिटी को भी आप ट्रायंगल इनइक्वालिटी से समझ सकते हैं। ये क्या है, ये है थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। इसका लेंथ क्या हो जाएगा, मॉडुलस Z1 प्लस Z2। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में कोई भी एक जो साइड हो वो दो बाकी साइड्स के डिफरेंस से बड़ा होता है। तो ये थर्ड साइड है वो इन दोनों के डिफरेंस से बड़ा होगा। मान लीजिए कि ये 5 है ये 4 है, तो डिफरेंस आप 5 माइनस 4 लीजिएगा तो 1 आ गया, तो ये थर्ड साइड 1 से बड़ा होगा। कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर आप 4 माइनस 5 कर दीजिए, तो वो तो 4 माइनस 5 तो वैसे भी -1 हो गया, और ये है मॉडुलस, तो मॉडुलस तो माइनस से बड़ा होना ही होना है। इसलिए जो यहाँ पर मैंने मॉडुलस के बाद भी एक मॉडुलस लगा दिया है ना, बहुत सारे बुक्स में उसको नहीं भी लगाते हैं, बहुत सारे बुक्स में लगाते भी हैं। अगर मान लीजिए कि ये मॉडुलस Z1 छोटा है, ये 4 है, -5 हुआ, तो उस केस में क्या हो जाएगा, 4 माइनस 5 -1, उसका मॉडुलस लीजिएगा 1, तो वो जो 1 है वो इससे छोटा होगा ही होगा। अगर मान लीजिए कि मॉडुलस Z1 बड़ा है, यानी कि ये 5 है ये 4 है, तो 5 माइनस 4 ऑलरेडी पॉजिटिव आ गया, आप मॉडुलस लीजिए या नहीं लीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये जो इनइक्वालिटी क्यों होगा वो आप देख लीजिए, वो भी ट्रायंगल से होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मान लीजिए कि ये थर्ड साइड है, तो दिस साइड लेंथ विल बी ग्रेटर दैन डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड। वही मैंने किया, एक साइड दूसरा साइड, इन दोनों का डिफरेंस निकाला, डिफरेंस का जो पॉजिटिव वैल्यू आया उस पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करने के लिए एक और मॉडुलस लगा दिया, वो जो है वो थर्ड साइड से छोटा होगा ही होगा। अब इस मॉड Z1 प्लस Z2 को हम लोग यहाँ से और कनेक्ट कर दें तो हम लोग ऐसे लिख दें मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। तो ये हो गया ट्रायंगल इनइक्वालिटी कि मॉड Z1 प्लस Z2 का अपर बाउंड क्या होगा, मतलब इससे तो भाई छोटा होना ही होना है, लेस देन और इक्वल टू होगा, और लोअर बाउंड ये होगा यानी कि इससे तो बड़ा होना ही होना है। दोनों साइड में स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी कब आएगा, ट्रायंगल के केस में। इस केस में राइट हैंड साइड में इक्वालिटी कब आएगी, मैंने फाइंड कर लिया था, इक्वालिटी तब आएगी जब Z2 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स Z1 वेयर लैम्डा इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। अब ये सोचना है कि इधर इस साइड में इक्वालिटी कब आएगी, सोचिए, इस साइड में इक्वालिटी तब आएगी जब Z2 इज इक्वल टू लैम्डा माइनस टाइम्स Z1। लैम्डा माइनस मैंने इसलिए लिखा, ये लैम्डा माइनस है वो नेगेटिव रियल नंबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 5, Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है -4, तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 माइनस इसका मॉडुलस हो गया -4 यानी कि +4, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 क्या हो जाएगा, LHS में 1 आ गया, इधर क्या हो जाएगा 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 1 आ गया, तो देखिए आ गया ना दोनों साइड में, इधर भी 1 इधर भी 1। तो ये वाला जो इनइक्वालिटी है ना, इधर वाला पहला वाला इनइक्वालिटी,
इसमें अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे स्ट्रिक्ट इक्वालिटी मिले, स्ट्रिक्ट इक्वालिटी मतलब दिस इज इक्वल टू दिस मिले, अगर आप ये चाह रहे हैं तो क्या कंडीशन होना चाहिए कि जो Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है वो लैम्डा माइनस टाइम्स Z1 हो, वेयर लैम्डा माइनस इज अ नेगेटिव रियल नंबर। तो ये कंडीशन कहीं बुक में आपको नहीं मिलेगा, इसलिए मैं इतना दिमाग इस पे तब से लगा रहा था। और हो सकता है कि कभी भी मेंस में या एडवांस में आपको क्वेश्चन दे दे कि भाई Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट ये जो इनइक्वालिटी दे रखी है ना यहाँ पे, ये वाली चीज़, इसमें ये इक्वालिटी हो जा रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ दे देगा कि Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉडुलस Z1 माइनस मॉडुलस Z2 उसका भी मॉडुलस दिस इज इक्वल टू मॉडुलस Z1 प्लस Z2। फिर आपको Z1 Z2 में कुछ रिलेशन फाइंड करना हो या Z2 दे दे, फिर पूछे कि बताओ Z1 क्या क्या हो सकता है, तो आपको क्या कंडीशन देखना पड़ेगा कि ये वाला जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी निकला इसमें अगर इक्वालिटी हो रहा है तो क्या होगा, Z2 इज इक्वल टू लैम्डा माइनस टाइम्स Z1, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का स्केलर मल्टीपल होगा, लेकिन वो स्केलर क्या होगा, एक नेगेटिव रियल नंबर होगा। नेगेटिव नंबर होना बहुत ज़रूरी है इधर वाले साइड में। इसमें अगर आप इक्वालिटी चाहते हैं तो लोअर बाउंड में अगर आप इक्वालिटी चाहते हैं तो Z1 और Z2 में ये रिलेशन होना चाहिए, Z2 शुड बी इक्वल टू नेगेटिव स्केलर मल्टीपल ऑफ Z1। लेकिन अगर आप इधर वाले में चाहते हैं, इस साइड में अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रिक्ट इक्वालिटी हो जाए अपर बाउंड वाले साइड में, तो क्या होना चाहिए, Z2 इज इक्वल टू लैम्डा प्लस टाइम्स Z1। लैम्डा प्लस का मतलब ये हुआ कि दिस इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए कि आपको तीन कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, Z2 और Z3 दे रखा है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि Z1 माइनस Z2 दिस इज इक्वल टू Z1 माइनस Z3 प्लस Z3 माइनस Z2। बिल्कुल सही है, ये हमने क्या किया, माइनस Z3 और प्लस Z3 किया है। अब इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि Z1 माइनस Z2 क्या हो जाएगा, ये वाला वेक्टर हुआ। Z1 माइनस Z2 तो यही होगा ना जो Z1 तक जाए Z2 से स्टार्ट करके, तो Z1 माइनस Z2 दिस वेक्टर दिस इज इक्वल टू दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आप देख रहे हैं, तो वही हमने किया है कि Z1 माइनस Z2 दिस वेक्टर दिस इज इक्वल टू सम ऑफ दिस वेक्टर Z3 माइनस Z2 प्लस Z1 माइनस Z3, ये हो गया। अब हम लोग दोनों साइड मॉडुलस लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ दिस होल थिंग। अब ये होल थिंग के अंदर में क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहाँ पर आप ट्राइंगल इनइक्वालिटी तो लगा ही सकते हैं क्योंकि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम है, उसका हम लोग मॉडुलस लिख रहे हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं दिस इज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस Z1 माइनस Z3 प्लस मॉडुलस Z3 माइनस Z2, ये लिख सकते हैं। और इधर क्या है, मॉडुलस Z1 माइनस Z2। जनरली क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको Z1 माइनस Z2 कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा होगा, उसका मॉडुलस के बारे में अपर बाउंड या लोअर बाउंड पता करना होगा, और आपको क्वेश्चन में ये वाला Z1 माइनस Z3 या Z3 माइनस Z2 दे रखा होगा, तो इसको आप ऐसे ब्रेक कर सकते हैं इस तरह से। अब इसमें आप एक बात ये भी देखिए कि ये जो इनइक्वालिटी है ये स्ट्रिक्ट इक्वालिटी कब होगी, ये इक्वल कब होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इक्वल कब होगा, जब ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉजिटिव रियल मल्टीपल हो। याद है हमने बताया था ना कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दूसरे का लैम्डा टाइम्स हो, वेयर लैम्डा इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, तब ये वाली जो इनइक्वालिटी है ना ये इक्वालिटी में बदल जाती है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको ये कंडीशन आ जाएगा कि Z1 माइनस Z3 दिस इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स Z3 माइनस Z2। अब ये कब होगा, लैम्डा टाइम्स Z3 माइनस Z2 कब होगा, क्या ये इस केस में हो सकता है, अभी जो हमने डायग्राम बनाया है इस केस में तो हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि इस केस में तो ये ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल के केस में तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होगा। ये कब हो सकता है, जब Z1 Z2 और Z3 तीनों कोलिनियर हो जाए, क्योंकि कोलिनियर होगा तभी तो ये इक्वालिटी होने का चांस होगा। ध्यान रखिए चांस होगा, क्योंकि कोलिनियर होना सफिशिएंट कंडीशन नहीं होता है। मैंने पहले ही बताया था कोलिनियर होना नेसेसरी कंडीशन है। कोलिनियर के साथ ये वाला जो कंडीशन आता है ना कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरा का लैम्डा टाइम्स हो, वेयर लैम्डा इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, ये सफिशिएंट कंडीशन होता है। तो सिर्फ कोलिनियरिटी से काम नहीं चलेगी। तो मान लीजिए आपसे ये पूछा जा रहा है
कि बच्चों ये बताओ कि ऐसा क्या कंडीशन होना चाहिए सच दैट Z1 माइनस Z2 दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। तो अगर आप चाहते हैं कि ये इक्वालिटी हो जाए तो इस Z3 को ऊपर से तो भाई नीचे आना पड़ेगा, नीचे मतलब इस Z1 Z2 वाले लाइन पे आना पड़ेगा। लेकिन क्या वो यहाँ पर आए तो हो जाएगा, क्या वो यहाँ पर आए तो होगा, क्या वो यहाँ पर आ जाए Z3? कोलिनियर ही है तीनों जगह, लेकिन क्या तीनों केस में इक्वालिटी होगा? नहीं होगा। अब इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान से समझिए, फाइन पॉइंट है, मैं इसको समझाता हूँ क्या होगा। अगर Z3 मान लीजिए कि यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, Z3 यहाँ कहीं आ जाता है, तो अब क्या हुआ, Z1 Z2 Z3 तीनों कोलिनियर हो गया। लेकिन क्या इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि मॉडुलस Z1 माइनस Z2 यानी कि ये वाला डिस्टेंस जो है वो इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का सम हो? ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। आप सिंपल कॉमन सेंस लगाइए। मान लीजिए कि इस Z3 को मैं बिल्कुल 10 माइल दूर लेके चला जाता हूँ, ठीक है। अब ये Z1 माइनस Z2 ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है ना, इसका लेंथ मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर है, और आप इस Z3 को दूर लेके चले जाते हैं 10 माइल, तो ये जो Z3 है Z1 से भी 10 माइल के डिस्टेंस पे होगा, 10 माइल प्लस सम, और Z2 से भी 10 माइल के डिस्टेंस पे होगा। तो ये जो Z1 माइनस Z2 ये वाला जो लेंथ है दिस 10 सेंटीमीटर, ये तो कभी भी इस 10 माइल प्लस एक और इधर से भी जो अप्रोक्सीमेटली 10 माइल है उसके बराबर नहीं होगा ना। तो कॉमन सेंस से यहाँ देखिए कि अगर ये जो Z3 है कोलिनियर ही है, लेकिन अगर इस Z1 Z2 के बाहर की तरफ है, इधर है या इस तरफ है, यहाँ कहीं Z3 हो जाता है और ये Z3 बहुत दूर चला जाता है, तो आप कभी भी नहीं कह सकते हैं कि ये इक्वल टू होगा, नहीं होगा ना उस केस में। तो क्या होना पड़ेगा, इस Z3 को बीच में कहीं आना पड़ेगा, यहाँ पर कहीं आना पड़ेगा। अब इसी चीज़ को आप ऐसे देखिए, ये जो हमने कंडीशन लिखा था ना, देखिए ये क्या लिखा है, Z1 माइनस Z3 वो क्या होगा, ये वाला वेक्टर है ना, Z1 माइनस Z3, अगर Z3 बीच में है तो Z1 माइनस Z3 दिस इज इक्वल टू पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ Z3 माइनस Z2, यानी कि इस वेक्टर का पॉजिटिव मल्टीपल। दो वेक्टर अगर एक दूसरे का पॉजिटिव मल्टीपल है यानी कि दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, सेम डायरेक्शन में है, तो देखिए ये कंडीशन इस केस में ही सेटिस्फाई होगा। Z3 अगर बीच में हुआ तो Z1 माइनस Z3 इधर है, Z3 माइनस Z2 ये भी इसी डायरेक्शन में है। देखिए ये कब होगा, जब Z1 माइनस Z3 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स, वेयर लैम्डा इज पॉजिटिव रियल नंबर, लैम्डा टाइम्स Z3 माइनस Z2 ये होगा, तभी ये Z3 जो है वो इस Z1 और Z2 के बीच में लाई करेगा, बीच में लाई करेगा, तभी आप यहाँ पर स्ट्रिक्ट इक्वालिटी इस रिलेशन में देखेंगे। अगर ये Z3 मान लीजिए कि यहाँ पर है, जैसे कि इस केस में देखिए यहाँ पर है, तो अब क्या हो रहा है, Z1 माइनस Z3 इस डायरेक्शन में है, Z3 माइनस Z2 इस डायरेक्शन में है। देखिए तो इस केस में दोनों वेक्टर देखिए पैरेलल तो नहीं हुआ ना, दोनों एंटी पैरेलल हो गया, एंटी पैरेलल हो गया, इसका मतलब ये लैम्डा पॉजिटिव रियल नंबर नहीं होगा। अगर इस रिलेशन में इक्वालिटी होना है तो Z1 माइनस Z3 हैज़ टू बी लैम्डा टाइम्स Z3 माइनस Z2 वेयर लैम्डा इज पॉजिटिव रियल नंबर। ज्योमेट्रिकली आप देखें तो इस Z3 को Z1 और Z2 इन दोनों नंबर्स के बीच में कहीं लाई करना होगा, यहाँ कहीं करे, यहाँ करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर करे, इधर करे, यहाँ करे, इन दोनों नंबर्स के बीच में कहीं लाई करे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन Z2 से बाहर इधर या Z1 से बाहर इधर कहीं वो नहीं कर सकता है। तो इस पर देखिए किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, आपसे मेंस लेवल में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई Z1 Z2 Z3 ऐसा 3 नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, सच दैट दे देगा कि Z1 माइनस Z2 का मॉड दिस इज इक्वल टू Z1 माइनस Z3 मॉड प्लस Z3 माइनस Z2 मॉड, और 4 डायग्राम दे देगा, Z1 Z2 यहाँ कहीं दे देगा, और चारों डायग्राम में पूछेगा कि अच्छा बताओ तो इनमें से कौन सा पॉसिबल Z3 का लोकेशन हो सकता है। एक केस में यहाँ दे देगा, एक केस में यहाँ दे देगा, एक केस में कहीं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ऊपर दे देगा Z3 का लोकेशन, कहीं भी दे सकता है। तो ध्यान रखिए अगर ये स्ट्रिक्ट इक्वालिटी होगा तो Z3 को Z1 और Z2 के बीच में लाई करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी अगर ये Z3 उछलकर ऊपर चला गया तो स्ट्रिक्ट इक्वालिटी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर Z3 उछल के ऊपर चला गया तब तो Z1 Z2 Z3 ट्रायंगल बना लेंगे, जैसे ही ट्रायंगल बना तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आ जाएगी।